चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अगला चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। जेई के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये थोड़ा सा ईजियर काइंड ऑफ टॉपिक है। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्मूला इसके अंदर नहीं है। किसी भी बच्चे ने अगर इस चैप्टर की एक बेसिक प्रैक्टिस अगर कर रखी है तो उसका सवाल जेई में सही होगा ही होगा। इवन जेई एडवांस के अंदर भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सवाल है वो बाकी चैप्टर्स के मुकाबले थोड़ा सा रिलेटिवली आसान आता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये चैप्टर ज़रूर करें। और वैसे मोस्टली बच्चे ऑफ कोर्स इस चैप्टर को करके जाते हैं। कोई इक्का दुक्का बच्चा हो जो इस तरह का चैप्टर छोड़ के जाता हो, अदरवाइज किसी बच्चे ने आज तो मुझे कभी कहा नहीं कि मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दूँगी। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले करंट को डिफाइन करते हैं। किसी भी कंडक्टर से या किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज क्रॉस हो रहा है प्रति यूनिट टाइम, बट दैट इज नोन एज करंट। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो मान लीजिए आपके पास इस तरह से ए है और चार्ज जो है वो लगातार इस तरफ जा रहा है। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा हम करंट उस तरफ मानेंगे, जिस तरफ नेगेटिव चार्ज जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट मानेंगे। मान लीजिए कि किसी क्रॉस सेक्शन से टाइम टी से लेकर टी प्लस डेल्टा टी तक डेल्टा क्यू चार्ज गया तो हम डिफाइन कर सकते हैं इस छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर एवरेज करंट, और उस एवरेज करंट की वैल्यू होगी कितना चार्ज गया डिवाइड बाय कितना समय लगा। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस करंट डिफाइन करना होगा तो बेटा छोटे से टाइम में टी से लेकर टी प्लस डी टी के छोटे से टाइम इंटरवल डी टी के अंदर मान लीजिए छोटा सा चार्ज गया डी क्यू, तो हम इंस्टेंटेनियस करंट डिफाइन कर देंगे। इंस्टेंटेनियस करंट इज सिंपली डी क्यू अपॉन डी टी। करंट के पास डायरेक्शन तो होगी लेकिन इसका जोड़ बाकी गुणा भाग जो है वो बिल्कुल स्केलर की तरह होता है, इसलिए हम इसे स्केलर क्वांटिटी ही कंसिडर करते हैं। इसकी जो यूनिट है बड़ा इट विल बी एम्पियर। इसकी जो डायमेंशन होगी बड़ा उसको हम ऐसे ए बी लिखते हैं और आई भी लिखते हैं। ठीक है, जेई के अंदर या बड़ा किसी भी स्टैंडर्ड बुक के अंदर इसकी डायमेंशन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक्स के अंदर इसको कैपिटल ए भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि बेटा इसकी जोड़ बाकी गुणा भाग जो है वो काफ़ी हद तक बड़ा स्केलर क्वांटिटीज जैसी ही है, इसलिए हम स्केलर क्वांटिटी ही कंसिडर करते हैं करंट के पास डायरेक्शन होने के बावजूद। ठीक है, इट्स ओके बच्चे। एक बात और बेटा, अगर मान लीजिए किसी तार में से करंट गुजर रहा है और करंट लगातार टाइम के साथ जो है वो इस तरह से वेरी कर रहा है। ग्राफ दे रखा है मुझे, लेट्स से बेटा मुझे ग्राफ दे रखा है, तो इस ग्राफ के नीचे का जो ये जो एरिया है ये आपको हमेशा चार्ज बता देगा कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। इवन इस बात पे सवाल आ सकता है कि करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको चार्ज फ्लो बताएगा। एक छोटी सी बात और है, दैट इज करंट डेंसिटी। बेटा करंट डेंसिटी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है करंट अपॉन एरिया। करंट अपॉन एरिया, इसकी यूनिट विल बी ऑफ कोर्स एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसकी जो डायमेंशन होगी बेटा दैट इज आई एल की पावर -2। और करंट डेंसिटी जो है इसके पास यार ना डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन तो करंट के पास भी थी, इसके पास डायरेक्शन होगी और इसके पास जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग करंट होगी, करंट की तरफ होगी। बस करंट से इसमें अंतर ही आ गया कि ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये बड़ा अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये बड़ा अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी। चलो मेरे ख्याल से बड़ा करंट की एक बेसिक डेफिनेशन याद होगी। करंट डेंसिटी के बारे में इतनी बातें तो आप याद रख ही सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात और, अच्छा सा पॉइंट है बेटा, नोट करो इस बात को कि मान लीजिए कि आपके पास बेटा इस तरह से कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। यहां पर मैंने हायर पोटेंशियल, यहां पर मैंने लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा ऐसे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होगी। इसके पास इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बड़ा वो ए है, लेट्स से बड़ा इसकी जो लेंथ है वो बड़ा आपके पास इस तरह से एल है।
ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उन पर फोर्स लगेगा ऐसे। जो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, बाकी इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा फिक्स ही होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके भागेंगे ऐसे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर भागेंगे ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आपके पास करंट आ जाएगा। इस करंट की जो वैल्यू होगी बड़ा, दैट इज NaEVD। एन का अर्थ बेटा है, एन का अर्थ है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है प्रति यूनिट वॉल्यूम। किसी भी कंडक्टर में कितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है प्रति यूनिट वॉल्यूम। जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसके पास उतने ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ये जो है, जैसा आप देख पा रहे हो बेटा, हमारे इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ई बेटा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। और जो वीडी है ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? अब यार बहुत ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं जा रहा है ना, जरूरत भी नहीं है, बस इतना समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉन्स पर अगर फोर्स लगेगा इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस तरफ ड्रैग होंगे। इस तरफ जितनी वेलोसिटी से ड्रैग होंगे, जितनी एवरेज वेलोसिटी से ड्रैग होंगे बेटा, उस वेलोसिटी को मैंने एक तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दिया है। तो आप ऐसे याद रखना चाहो तो एक बेसिक बात याद रख सकते हो बेटा, क्या कि दैट इज करंट इज इक्वल्स टू NaEVD। वीडी मतलब बेटा आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये हमेशा बेटा याद रखने वाले से आपके पास बात है। करंट को अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास करंट डेंसिटी आ जाएगी, और उसकी वैल्यू ऑफ कोर्स आ जाएगी NeVD। वीडी बेटा अगेन आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम इसी NaEVD वाली जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा और कुरेदते हैं तो हमारे पास ओम्स लॉ आ जाता है, और हमारा जो सारा काम है ना वो इस NaEVD से ना चलकर ओम्स लॉ से चलता है। तो चलिए सीधा ही ओम्स लॉ पे है। ओम्स लॉ क्या कहता है, सुनिए बेटा। ओम्स लॉ ये कहता है कि आपके पास बेटा मान लीजिए कोई ना कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये मान लीजिए बेटा कोई ना कोई कंडक्टर है। यहां पर आपने हायर पोटेंशियल लगाया, यहां पर लोअर पोटेंशियल लगाया। ये प्लस और माइनस जो है सिर्फ और सिर्फ हाई और लो बताने के लिए है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच में वो लेट से बेटा आपके पास E है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पॉइंट के बीच में बेटा वो आपके पास V है। जैसे मान लो कि यहां का पोटेंशियल 0 है तो यहां का पोटेंशियल V है। करंट आएगा ऐसे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह कि करंट विल फ्लो इन रेजिस्टेंस। बेटा इस तार को मैं रेजिस्टेंस शब्द यूज कर रहा हूं, इन रेजिस्टेंस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एक बात तो ये याद करनी है, ठीक है, एक तो ये वाली बात याद रखनी। और दूसरी ये कि ये जो भी करंट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एंड दिस इज नोन एज योर ओम्स लॉ। बेटा दिस इज नोन एज योर ओम्स लॉ, सिंपल। बेटा दिस इज नोन एज योर ओम्स लॉ। और जो सर्किट इस लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम ओमिक सर्किट कहते हैं। हमारे सिलेबस में ओमिक सर्किट ही है जहां पर हम जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे करंट उतना ही ज़्यादा आएगा। हाँ, सेमीकंडक्टर्स के अंदर कई बार ऐसा हो सकता है कि बेटा वहां पर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, उनको हम नॉन ओमिक सर्किट बोल देंगे, बट उसके में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो बेटा इतना काफी है। और यहां से मेरे पास आता है करंट इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ये जो R है ये हमारा एक तरीके से रेजिस्टेंस है, हमारा रेजिस्टेंस है इस तार का। अक्सर बड़ा आपको दे रखा होगा। रेजिस्टेंस का जो उल्टा है बड़ा 1 अपॉन R, उसको हम ऐसे से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका नाम हम निकालेंगे कंडक्टेंस। उसका नाम हम निकालेंगे कंडक्टेंस। करंट कहां से कहां तार के अंदर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और करंट जो होगा दैट विल बी V अपॉन R। इस R को अपन थोड़ा सा और कुरेदते हैं, इसके बारे में अपन थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। एक बात बताना मैं भूल गया, जैसे I इज इक्वल्स टू V बाई R अपने आप में ओम्स लॉ है, वैसे ही एक ओम्स लॉ और भी है।
बड़ा एक ओम्स लॉ और है जिसका मैं फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं, E इज इक्वल्स टू रो इंटू जे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो इंटू जे। बड़ा रे जो है ये इस तार की रेजिस्टिविटी है। ई क्या है और बड़ा जे क्या है मैं समझा चुका हूं। ई है बड़ा आपके इस तार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और जे है बड़ा आपकी करंट डेंसिटी। ये भी अपने आप में आपके पास एक ओम्स लॉ का अल्टरनेट फॉर्म है। इस पर कभी जेई मेन के अंदर सवाल नहीं पूछा गया, एडवांस में पूछ रखा है। फिर भी बेटा ये फॉर्मूला अगर चाहो तो याद रख सकते हो, क्या पता बेटा कभी कहीं काम आ जाए। कभी कोई सवाल ऐसा हो जिसमें ई दे रखा हो, जे दे रखा हो, रो पूछा हो, तो बहुत ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि फटाक से फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये जो रो है इसका उल्टा जो है बड़ा वो सिग्मा लिखते हैं। जैसे रो रेजिस्टिविटी है, बड़ा सिग्मा का नाम होता है कंडक्टिविटी। इसको हम बोल देंगे कंडक्टिविटी। आई रियली होप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, इस रेजिस्टेंस को मैं थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे किसी भी तार का जो रेजिस्टेंस होगा, हमने देखा कि इट विल बी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन कितना करंट है। इस रेजिस्टेंस की जो यूनिट आएगी बेटा इट विल बी ओम या फिर वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। अगर कोई रेजिस्टेंस का डायमेंशन पूछ ले, बड़ा पूछ भी सकते हैं, एडवांस में तो इस तरह के सवाल पूछ भी रखे हैं, तो कोई बहुत ऐसा बड़ा काम नहीं है, बहुत ऐसा बड़ा काम नहीं है। जैसे वोल्टेज है, वोल्टेज होता है बट ऑफ कोर्स वर्क डन अपॉन चार्ज। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन अगर मुझे लिखनी होगी तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि वर्क की डायमेंशन अपॉन चार्ज की डायमेंशन, करंट की डायमेंशन। वर्क की डायमेंशन होती है ml2 t-2, चार्ज की होती है IT और करंट की होती है I। इन सब से मिलाकर मैं बड़े आराम से रेजिस्टेंस की डायमेंशन लिख सकता हूं। रेजिस्टेंस की डायमेंशन आएगी m L की पावर 2 T की पावर -3 I की पावर -2। ये हमारा रेजिस्टेंस की डायमेंशन है। याद रखने लायक नहीं बेटा, निकाल लिया करो जब भी जरूरत पड़े। अगर आपके पास कोई तार है ऐसे यू, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ऐसा तार है पूरा का पूरा ऐसे, लेंथ आपके पास L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा आपके पास लेट से A है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा बड़ा इट विल बी रो L अपॉन A। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर मान लीजिए करंट ऐसे आ रहा है तो जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ लंबाई डिवाइड बाई ए। ए मतलब बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितने एरिया पर से आपका सारा सारा करंट आ रहा है, ये बड़ा आपका रेजिस्टेंस है। रो मैं आपको पहले से लिखा चुका हूँ कि इट इज योर रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये अक्सर आपको सवाल के अंदर दे रखी होती है। वैसे अगर देखिए तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, बड़ा समझ में आता है इस बात को, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। बट इस तरह के सवाल भी पूछ लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक तार है ऐसे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का तार है, लंबाई है बेटा उसकी एल, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस है आर। मैंने इसको स्ट्रेच किया, तार को खींचा, तार को खींचकर मैंने लंबाई दुगनी कर ली। बड़ा कर तूने लंबाई अगर दुगनी कर लिया ना तो अब क्रॉस सेक्शनल एरिया ए नहीं होगा, a/2 होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा बड़ा इट विल बी आर डैश। पहले वाला रेजिस्टेंस आपके पास था रो एल अपॉन ए, अब वाला रेजिस्टेंस है आर डैश इक्वल्स टू रो एल, एल नहीं बेटा 2l अपॉन ए, ए नहीं बेटा 2a, तो 4 टाइम्स रो एल अपॉन ए। ये रेजिस्टेंस बेटा आप चेक कर सकते हो कि 4 टाइम्स आर हो गया है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो गया एक तरीके से। लेंथ हुई दुगनी तो रेजिस्टेंस हो गया 4 गुना। लेकिन ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर सिर्फ तभी बोलना है जब आप ऐसे तार को खींचते हो, क्योंकि अगर आप इसे खींचते हो और फिर लंबाई अगर मान लो आप 3 गुना करते हो ना तो एरिया 1/3 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर तो हो गया 3 टाइम्स, डिनोमिनेटर हो गया 1/3 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस तो 9 टाइम्स हो गया ना। तो इसलिए ये ध्यान रख लिया करो कि है ना, क्या आप ऐसे खींच के लंबाई बढ़ा रहे हो क्या। अगर खींच के लंबाई बढ़ाओगे तो उस केस में रेजिस्टेंस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इट इज एक्चुअली रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का स्क्वायर। एक बड़ा बात और, जैसे जैसे आप किसी तार का टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे उस तार का जो रेजिस्टेंस है
और जो उस तार की जो रेजिस्टिविटी है वो दोनों ही बढ़ जाएगी, वो दोनों ही बढ़ जाएगी। अगर आप लेट से 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी तार का रेजिस्टेंस लेट से R0 था, तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाकर डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस अगर कर दिया है तो अब रेजिस्टेंस हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा बेटा रेजिस्टेंस का एक तरीके से थर्मल कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू आपको अक्सर सवाल के अंदर दे रखी होगी। तो हल्का सा आपने चेक कर लिया होगा कि रेजिस्टेंस थोड़ा सा चेंज हो गया है, और जो रेजिस्टेंस चेंज हो गया है बेटा उसकी वैल्यू है R0 अल्फा डेल्टा टी। ये इतना आपका रेजिस्टेंस चेंज हो गया। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाओगे तो आपका रेजिस्टेंस घट जाएगा। यही फॉर्मूला रेजिस्टिविटी में भी है, ठीक है, ऐसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अल्फा आपको अक्सर में सवाल में दे रखा होगा, आपको खास चिंता वगैरह करने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। अगेन इस फॉर्मूले पर बड़ा सवाल पहले से पूछ रखे हैं जेई ने कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस इतना था, बताओ 20 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना होगा, और सिर्फ बड़ा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी थी। अल्फा आपको सवाल के अंदर दे रखा था, तो आपको चिंता करने की कोई खास ऐसी जरूरत थी भी नहीं। ठीक है, समझ गए इस बात को। नेक्स्ट इज आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का पावर। बेटा पावर डिस्कस करेंगे। पावर से पहले मैं एक बात और बोल दूं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें लगी हो सकती है, तार लगी हो सकती है, बैटरी लगा सकता है, कैपेसिटर लगा सकता है, इंडक्टर लगा सकता है। उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सोर्स और लोड। सोर्स और लोड। सोर्स वो है जो किसी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना। जैसे सेल है, अपने बेटा मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो है, या फिर हमारे टीवी का जो रिमोट होता है उसके अंदर जो सेल्स लगे होते हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उनको हम सोर्स बोलते हैं। लोड किसे बोलोगे बेटा? लोड उसे बोलोगे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो कंज्यूम करेंगे और किसी अदर फॉर्म के अंदर उसे कन्वर्ट कर देंगे, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे पंखा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। हीटर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा और हीट एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये आपके बड़ा सोर्स और लोड है। ये किस रेट से एनर्जी बना रहे हैं, या फिर बड़ा मतलब किस रेट से एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, बड़ा उस रेट को हम पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पावर। अब सुनना, जो सोर्स है ना, उनकी पहचान ये है कि मान लो कि ये डब्बा है और इस डब्बे के अंदर सोर्स पड़ा हुआ है, तो इसमें जो करंट एंटर करेगा और जो करंट एग्जिट करेगा, इसमें एक रूल है कि लोअर पोटेंशियल से एंटर करेगा और हायर पोटेंशियल से एग्जिट करेगा। लोड के अंदर ये रूल है कि इस डब्बे के अंदर अगर लोड पड़ा है, इस डब्बे में अगर लोड पड़ा है, तो करंट जो होगा वो हायर पोटेंशियल पर एंटर करेगा और लोअर पोटेंशियल से एग्जिट करेगा। हायर पोटेंशियल पे एंटर करेगा और लोअर पोटेंशियल से एग्जिट करेगा। और अगेन पावर का अगर फॉर्मूला निकालना हो तो चाहे वो सोर्स हो चाहे लोड हो, दोनों के लिए ये सेम फॉर्मूला है, दैट इज V × I। V है मतलब बेटा इसे सोर्स या लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, I है उसमें से गुजरने वाला करंट। ठीक है, इससे हमारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे कोई मुझसे पूछ ले कि यार पावर ऑफ रेजिस्टेंस, कोई मुझसे रेजिस्टेंस का पावर पूछ ले, तो सोचता हूं बेटा पहली बात, बेटा रेजिस्टेंस जो है उसको आप ऐसे दिखा सकते हो, यूं। इसका रेजिस्टेंस बेटा लेट से है R, करंट आ रहा है ऐसे। मैंने मेरे बच्चों को सिखा रखा है कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस में करंट जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से एंटर करता है और लोअर पोटेंशियल से एग्जिट करता है। हायर पोटेंशियल से एंटर करता है और लोअर पोटेंशियल से एग्जिट करता है, तो ऑब्वियस बात है कि हायर पोटेंशियल से एंटर और लोअर पोटेंशियल से एग्जिट, तो ऑब्वियस बात है कि रेजिस्टेंस हमेशा किसकी तरह काम करेगा? लोड की तरह काम करेगा। और ये लोड की तरह काम करेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसी न किसी फॉर्म में। अक्सर जो रेजिस्टेंस है बेटा वो हीट की फॉर्म में एनर्जी को बाहर निकालता रहता है।
सर उसके बाहर निकालने की एनर्जी को बाहर निकालने की रेट क्या होगी? बड़ा फॉर्मूला तो वही है, V इंटू आई। वी है बेटा यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आप बड़े आराम से कह सकते हो आई इंटू आर, ये तो ओम्स लॉ था, इंटू आई। बड़ा मेरे पास फॉर्मूला आ गया, दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर। आई को बड़ा मैं V बाई आर लिख सकता हूं, सो दिस कम्स आउट में V स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास बेटा पावर का फॉर्मूला है। बेसिक फॉर्मूला तो यही है, चाहे कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, कुछ भी हो, V इंटू आई तो हमेशा वैलिड है। रेजिस्टेंस के लिए आई स्क्वायर इंटू आर और V स्क्वायर अपॉन आर स्पेशल फॉर्मूले बन गए V को आई आर से रिप्लेस करने के बाद। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के अंदर इस तरह की बात याद रखनी है। रेजिस्टेंस में एक बात और याद रखनी है, क्या कि अगर ये रेजिस्टेंस है और करंट है ऐसे आई, तो रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई आर, तो माइनस लगा देना। इधर से इधर जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा? प्लस आई आर। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। वो जो भी पोटेंशियल का जो बढ़ना घटना है उसकी वैल्यू जो होगी वो तो आई इंटू आर होगी। ठीक है, याद रहेगी मेरे बाल को ये वाली बात, याद रहेगी ना? ठीक है, आगे चलो बच्चों। नेक्स्ट इज, अब यार सर्किट्स वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं? सर्किट्स सॉल्व करने में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना चीज जो है ना वो एक तरीके से रिलेटिव पोटेंशियल है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो पोटेंशियल मार्क करना जो है ना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। मैं आपको एक सवाल के थ्रू ये वाली बात समझाता हूं, ठीक है, कि पोटेंशियल मार्क करने का अर्थ क्या है। जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक बैटरी है। अरे बेटा मैं बैटरी के बारे में बोलना भूल गया। बैटरी का काम सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। ये जो हायर एंड है इस तरफ हायर पोटेंशियल होगा, ये जो बड़ा छोटा वाला डंडा है इस तरफ लोअर पोटेंशियल होगा। इसका ईएमएफ अक्सर सवाल के साथ लिखा होगा। बड़ा ईएमएफ लिखा है, इस बात का मतलब ये है कि इस बैटरी ने इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है। यहां पोटेंशियल 0 तो यहां 20, यहां x तो यहां पर x + 20 ऐसे। ये बड़ा आपके पास रेजिस्टेंस है, लेट्स सॉल्व दिस रेजिस्टेंस इज 4 ओम। ये बड़ा एक रेजिस्टेंस और ये मेरे पास कोई बड़ा दूसरी बैटरी है, दिस इज 15 वोल्ट, दिस इज 5 वोल्ट। एक बड़ा तार मैंने ऐसे लगा रखा है, इस तार के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इस तरह के तार को शॉर्ट वायर भी कहते हैं। और हमें सवाल के अंदर बोल रखा है कि बताओ कि हर तार में कितना कितना करंट होगा। अब हर तार में कितना कितना करंट होगा ये पता करने के लिए मुझे रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल लिखना पड़ेगा और उसके बाद मुझे उस पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा V = IR। V जो होगा वो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो उसके लिए पोटेंशियल्स मार्क करना स्टार्ट करो। चलो मैंने यहाँ का पोटेंशियल लिख लिया 0। अगर मैंने यहाँ का पोटेंशियल 0 लिख दिया तो मैं यहाँ का भी 0 लिख दूंगा। सर क्यों? यहाँ पर करंट नहीं जा रहा क्या? बड़ा करंट जा तो रहा होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होता है I इंटू आर। यहां से तक रेजिस्टेंस ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है, तो यहां का पोटेंशियल 0 तो यहां का पोटेंशियल भी 0। सर 0 क्यों माना? बेटा कुछ और मान लो। अगर तुम यहाँ का x मानते तो यहाँ का भी x आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मैं एक बात बोलना बोलता हूँ, भाई यहाँ कुछ नहीं है, मैंने गलती से ऐसे। चलो यहाँ का पोटेंशियल 0, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो 20 वोल्ट बढ़ेगा। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ का पोटेंशियल आपके पास 20 वोल्ट आ जाएगा। ये बेटा लोअर है, सॉरी बेटा ये पोटेंशियल 0 है, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो 15 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल 15 वोल्ट। बेटा ये तो सारा का सारा बड़ा तार ऐसा जिसमें कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो यहाँ का पोटेंशियल भी 15 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस के आजू बाजू मुझे पोटेंशियल पता है, यहाँ का 20 वोल्ट, यहाँ का 0 वोल्ट। रेजिस्टेंस में करंट हमेशा बहता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और उसकी वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन द रेजिस्टेंस। यहां पर आपके पास करंट आ जाएगा 5 एम्पियर। सेम तार है तो बड़ा यहां पे करंट 5 एम्पियर, सेम तार है तो करंट बड़ा आपके पास 5 एम्पियर। इसे देखो, इस रेजिस्टेंस के इधर पोटेंशियल 15, इधर पोटेंशियल 0। रेजिस्टेंस में करंट हमेशा बहता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, है कि नहीं? यहां पर 15, यहां पर 0, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज योर करंट। बड़ा करंट की वैल्यू आ गई है 3 एम्पियर। कहां से कहां? इधर से इधर या इधर से इधर। आप बोलो सर 15 ज्यादा है, 0 कम है, तो ऑफकोर्स करंट ऐसे आएगा 3 एम्पियर।
3 एम्पियर करंट यहाँ पर, ये तो सेम तार है तो यहाँ पर भी करंट 3 एम्पियर, यहाँ पर भी करंट 3 एम्पियर। बैटरी की हायर पोलरिटी से जितना करंट निकलेगा लोअर पोलरिटी से उतना ही करंट वापस भी आएगा। 5 एम्पियर इधर से आ रहा है, 3 एम्पियर इधर से आ रहा है, कितना हो गया 8 एम्पियर। ये सारा का सारा 8 एम्पियर इधर से निकलना चाहिए। ये इधर से आया 8 एम्पियर, 5 एम्पियर इधर निकल गया, 3 एम्पियर इधर निकल गया। दिस 5 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इज इक्वल्स टू 8 एम्पियर। इट इज ऑल्सो नोन एज योर किरचॉफ करंट लॉ या फिर केसीएल। ठीक है बच्चों, अगर किसी बच्चे ने अगर यहाँ का पोटेंशियल एक्स भी मान रखा होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी बेटा आपके आंसर सारे के सारे यही आते। तो ये एक तरह से हमारा रिलेटिव पोटेंशियल जो है ना कि पोटेंशियल मार्क कर करके जो सवाल करना है, इससे हमारा सारा का सारा काम बन जाएगा। ठीक है प्यारे वाले बाल को, समझ गए इस बात को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, दैट इज किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ वैसे तो बड़ा सिंपल सी बात है, जैसे वो ये कहता है कि एक तार ये रहा, एक तार ये रहा, एक तार ये रहा। यहां से अगर करंट आ रहा है 3 एम्पियर, यहां से अगर करंट आ रहा है 2 एम्पियर, तो यहां से पक्की बात है करंट जाएगा 5 एम्पियर। ये एक सिंपल सी बात है, जितना करंट आएगा उतना जाएगा किसी भी जंक्शन पर, किसी भी नोड पर। लेकिन इसको हम लोग फिजिक्स में इस तरह से याद रखने की कोशिश करते हैं। बेटा मान लीजिए कि ये कोई जंक्शन है ऐसे, और ऐसे बड़ा खूब सारे तार हैं, तो आप इधर से भी करंट बाहर जाते हुए मान लो I1, इधर से भी बाहर जाते हुए मान लो I2, इधर से भी बाहर जाते हुए मान लो I3, और इधर से भी बाहर जाते हुए मान लो I4। सर एक पॉइंट से हर बार सारे के सारे करंट बाहर जा रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है सर, कोई ना कोई करंट तो अंदर भी आना चाहिए। हाँ आना चाहिए, लेकिन तुम तो मान लिया करो बाहर, ठीक है। और इन सब के सम को जीरो कर दिया करो, ऐसे बोल दिया करो कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल्स टू 0। इसका सम जीरो है ही इसलिए क्योंकि इनमें से कोई ना कोई पक्की बात है कि नेगेटिव है। जो नेगेटिव है उसका अर्थ ये है कि उसमें करंट बाहर नहीं जा रहा, उसमें करंट अंदर आ रहा है। एल्जेब्रिकली अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, एल्जेब्रिकली इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो जंक्शन लॉ है या फिर एक तरह से जो हमारा बेटा किरचॉफ करंट लॉ है, ये कहता है कि किसी जंक्शन में से जितना करंट बाहर निकल रहा है उस सारे को जोड़ दो, और उस सबका जो एल्जेब्रिक सम आएगा वो आपके पास हमेशा ही जीरो आ जाएगा और आपका काम हमेशा बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है बड़ा, दिस इज योर केसीएल। जैसे मैं इस पर एक छोटा सवाल करके दिखाऊं, है ना, जैसे बड़ा एक चिन्ह सा सवाल करके दिखाता हूं। बड़ा आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, बैटरी बैटरी बैटरी, ठीक है। ये बड़ा आपके पास 100 वोल्ट की है, ये बड़ा आपके पास 100 वोल्ट की है, ये बड़ा आपके पास 200 वोल्ट की है। लेट्स बड़ा दिस इज 2 ओम, लेट्स बड़ा दिस इज 3 ओम, लेट्स बड़ा दिस इज 5 ओम। और मुझसे पूछ रहेगा कि हर तार में आपको करंट बताओ कितना है। तो करते बेटा कोशिश करते हैं, पहले पोटेंशियल्स मार्क करने की कोशिश करते हैं। मुझे सवाल में पूछ रहेगा बताओ हर जगह करंट कितना होगा। तो मैंने यहाँ का पोटेंशियल लेट से मान लिया 0। बेटा 0 हम कहीं मान सकते हैं, तो यहाँ का भी कितना आ गया 0, तो यहाँ का भी कितना आ गया 0, क्योंकि बेटा रेजिस्टेंस तो है नहीं। यहाँ का भी 0। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊँगा तो 100 वोल्ट बढ़ेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल आ गया 100 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का 0, यहाँ का 0। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाओगे तो पोटेंशियल 100 वोल्ट बढ़ेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 0। बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड आऊँगा तो पोटेंशियल घटेगा, कितना 200। तो 0 में से अगर 200 घटाऊंगा तो यहाँ का पोटेंशियल -200, तो यहाँ का पोटेंशियल भी -200 वोल्ट। अब अगर मुझे 2 ओम में से अगर करंट निकालना है तो मुझे इसके इधर और इधर पोटेंशियल पता होना चाहिए। यहाँ पता है, यहाँ नहीं पता। काश यहाँ का पोटेंशियल पता लग जाए, मैंने इसको x मान लिया। इस 5 ओम में से भी कितना करंट गुजरेगा ये पता करने के लिए मुझे यहाँ और यहाँ पोटेंशियल पता होना चाहिए। यहाँ तो पता है, यहाँ नहीं पता, यहाँ मैंने x मान रखा है। इस 3 ओम के अंदर से कितना करंट गुजरेगा ये पता करने के लिए मुझे यहाँ और यहाँ पोटेंशियल पता होना चाहिए। यहाँ पता है, काश मुझे यहाँ का पता लग जाए। तो कुल मिलाकर तार में करंट निकालने के लिए, तारों में से करंट निकालने के लिए अब मुझे ये जानना है कि x क्या है। अगर x पता लग गया ना बड़ा, फिर तो सारा सवाल बन ही गया। तो x जानने के लिए इस जंक्शन पर, इस नोड पर, इस गांठ पर KCL लगा दो और ये कह दो कि जितना करंट इधर जा रहा है, जितना करंट इधर जा रहा है, जितना करंट इधर जा रहा है, तीनों का सम 0 होगा।
इधर से इधर करंट जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस -200/2, दिस करंट कितना हो गया, x -100/5, दिस x -100/3, तीनों का सम शुड बी इक्वल टू 0। बेटा बन गया अपना सवाल। तो इसको सोल्व करते आपका x आ गया। जैसे ही x आ गया, अब तो बेटा यहां का पोटेंशियल पता है, यहां का पोटेंशियल पता है, तो इस तार में करंट पता है, वही करंट यहां, वही करंट यहां। जैसे x पता लग गया, इस तार में भी करंट पता, जैसे x पता लग गया, इस तार में भी करंट पता। तो मेन चीज क्या है, x निकालना। ऐसे आप बड़े आराम से केसीएल लगाकर सारा का सारा काम बड़े इत्मीनान से निपटा सकते हो। समझ गए? आगे चलते बच्चों। नेक्स्ट इज बेटा, नेक्स्ट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि कोई है ना, तुम लूप लो, है ना, सर्किट में, और सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, और चलते 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 वहीं पहुंच जाओ। उन सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो समेशन है वो हमेशा 0 आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा हो तो उसको प्लस लिख देना, पोटेंशियल डिफरेंस अगर घट रहा हो तो उसको माइनस लिख देना। मैं आपको फिर से एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि अगर रेजिस्टेंस है, करंट I है, रेजिस्टेंस R है, तो इधर जाओगे तो पोटेंशियल IR घटेगा, इधर आओगे तो बड़ा पोटेंशियल IR बढ़ेगा। बैटरी का अगर EMF E है ऐसे, तो बड़ा हायर पोलरिटी से लोअर पोलरिटी जाओगे तो पोटेंशियल E घटेगा, इधर लोअर से हायर आओगे तो बड़ा पोटेंशियल E बढ़ेगा। ठीक है, इतनी बातें याद हो, और जो मैंने केवीएल का एक बेसिक स्टेटमेंट बोला अगर वो याद हो, तुम्हारा सारा काम वैसे ही बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। हालांकि इस तरह के सवाल को हम सीरीज पैरेलल में बड़े आराम से कर देंगे, बट मैं आपको कोई बात सिखाना चाह रहा हूँ ना, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ बेटा। इस तरह का जुगाड़ बेटा, ये आपके पास 20 वोल्ट है, ये बड़ा आपके पास 10 वोल्ट है, ये आपके पास 30 वोल्ट है, बड़ा ये आपके पास 40 वोल्ट है, ये 2 ओम, ये 3 ओम, बड़ा ये 1 ओम, ये 4 ओम, और मुझसे सर्किट में पूछ रखा है बताओ सर्किट में करंट कितना होगा। तो तुम मान लो कि सर्किट में जो करंट है वो ऐसे है I। सर आपको कैसे पता कि करंट जो है वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है? बेटा मुझे नहीं पता। तो सर मान क्यों लिया? बट तुम तो मान लो, अगर I सोल्व करने के बाद नेगेटिव आ गया तो उसकी डायरेक्शन आप चेंज कर देना। अब केवीएल क्या कहता है? केवीएल कहता है कि यार यहां से चलो और सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, और सबको जोड़ दो, सबका सम जो आएगा वो 0 आएगा। यहीं पहुंचना जरूरी है। चलो चलते गए चलते गए चलते गए, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो 20 वोल्ट का पोटेंशियल घटेगा। चलते जाओ चलते जाओ, रेजिस्टेंस में से करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा कितना, I इंटू R, तो -3I। माइनस क्यों? घट रहा है ना इसलिए। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा कितना, -1 इंटू I। चलते जाओ चलते, हायर एंड से लोअर एंड जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, बैटरी में घटेगा कितना, 10 वोल्ट। चलते जाओ चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा -4 इंटू I। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा बड़ा कितना, 30। चलते जाओ चलते जाओ, बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा बड़ा कितना, -40। ठीक है, चलते जाओ चलते जाओ, रेजिस्टेंस में से करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा -2 इंटू I। एंड सब चलते चलते वहीं पहुंच गए जहां से स्टार्ट हुए थे। इसको सॉल्व कर लो। अगर I सॉल्व करते करते नेगेटिव आ गया, इसका मतलब करंट ऐसे नहीं, इसका मतलब करंट ऐसे। ठीक है, ये हमारा सिंपल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ बहुत ही बेसिक चीज है, ये तो बड़ा हमें आनी ही चाहिए, है ना। आगे चलते रहना। नेक्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर तार आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हों तो पहले दिखने में कैसे होंगे, और उनको हम सारे के सारे तारों को एक इकलौते तार से रिप्लेस कर सकते हैं। उस इकलौते तार की जो रेजिस्टेंस होगा उसको मैं R इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह दूंगा। जैसे मान लीजिए बड़ा आपके पास एक तार है जिसका रेजिस्टेंस है R1, दूसरा R2 और तीसरा इस तरह से R3। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3।
तीनों के तीनों ऐसे एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, मतलब सिरेवार जुड़े हुए हैं, सिरेवार। जो करंट इसमें वही करंट इसमें वही करंट इसमें, तो मैं ये बोलूंगा कि ये सारे के सारे जो तार हैं ये आपस में सीरीज में है। कैसे बेटा? सीरीज में। इन तीनों तारों को मैं एक इकलौते तार से रिप्लेस कर सकता हूं और उस तार का जो रेजिस्टेंस होगा उसे मैं आर इक्विवेलेंट बोल सकता हूं। दिस आर इक्विवेलेंट विल बी ऑलवेज R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा, इन तीनों ने मिलकर जितना पावर खाया होगा ना, वो तार इकलौता उतनी पावर खा जाएगा। ये पहले वाला जो तार है वो जो पावर खाएगा उसको तुम बोल सकते हो I² इंटू R1। दूसरा वाला जो तार जितनी पावर खाएगा उसको मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं वही I का स्क्वायर इंटू R2, क्योंकि I तो सेम ही है ना। ये तीसरा वाला तार जो है ये जितनी पावर खाएगा बड़ा दैट विल बी I² इंटू R3। ये जो R इक्विवेलेंट है ये जितनी पावर खाएगा बड़ा दैट विल बी I² इंटू R इक्विवेलेंट। तुम चेक कर सकते हो कि R इक्विवेलेंट अगर ये रखोगे तो इन तीनों का जो सम है और ये जो इकलौता तार जो पावर ले जा रहा है वो एग्जैक्टली सेम है। खैर मैं तो कुछ और प्रूव करना चाह रहा था, मैं बड़ा यहाँ पर ये प्रूव करना चाह रहा था कि तीनों तारों ने जो पावर डिसिपेट की है ना, I² तो कॉमन हो गया, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 इज टू R2 इज टू R3। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा सीरीज कॉम्बिनेशन में वो उतनी ही ज्यादा आपकी पावर भी खा जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आप इस तरह से छोटी सी बात याद रख सकते हो। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। जिस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सेम करंट होता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एंड इट विल लुक लाइक दिस। ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, बड़ा ये रेजिस्टेंस R3। बड़ा मान लीजिए कि नेट करंट आपके पास आया I। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस। मैं इन तीनों तारों को एक इकलौते तार से रिप्लेस कर सकता हूं, और जिस इकलौते तार से रिप्लेस कर सकता हूं उसके रेजिस्टेंस को मैंने बोल दिया R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अच्छा सा बड़ा फॉर्मूला है, लगा भी दिया करो। मैं एक बात और बोल दूं बेटा, इसमें से करंट जाएगा लेट से I1, इसमें से करंट जाएगा लेट से I2, और इसमें से करंट जाएगा I3। तो यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा I1R1, यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा I2R2, यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा I3R3। और हम जानते हैं कि ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। तो करंट जो बढ़ रहा है वो एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। करंट जो बढ़ रहा है वो एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। मैं एक छोटी सी बात और याद दिलाता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस है, बेटा बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, सिर्फ और सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस है, करंट आ रहा है बेटा I, ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, इसमें से करंट गया I1, इसमें से करंट गया I2। ठीक है, इन दोनों रेजिस्टेंस को आप इकलौते रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इससे R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है ना, एक बात और मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि I1 प्लस I2 इज ऑफ कोर्स नेट करंट। KCL लगा दिया बेटा, I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2। दूसरी बात, यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां से पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो I1R1 शुड बी इक्वल टू I2R2। तो यहां से मेरे पास कितना कितना करंट दोनों के अंदर बढ़ जाएगा, इसका मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला आ जाएगा। I1 की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, और I2 की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। जैसा आप देख पा रहे हो करंट बढ़ गया है, कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंसेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है बेटा, चाहो तो आप इसको याद भी रख सकते हो बेटा, कभी कभी आपके काम भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज। आप बड़ा मान के चलें इस बात को कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर जेई मेन में अगर सवाल आता है तो या तो वो सर्किट में सीरीज होगा या उसमें पैरेलल होगा या व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा ना। एडवांस में तो कुछ भी हो सकता है लेकिन यहाँ जेई मेन में तो कुछ नहीं होगा इसके अलावा। सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होगा? बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा होगा, आपके पास 5 रेजिस्टेंस होंगे, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे और पांचवा ऐसे। दिस रेजिस्टेंस इज R1, दिस रेजिस्टेंस इज R2, दिस वन इज R3, दिस वन इज R4 एंड दिस वन इज R5। बेटा दिस अरेंजमेंट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। बेटा दिखने में ना ऐसा भी लग सकता है आपको कभी, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, दिखने में एक ही बात है। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर R1 इंटू R4 की वैल्यू R2 इंटू R3 के बराबर हुई तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, इस बात का अर्थ ये है कि इस R5 में से किसी प्रकार का कोई करंट नहीं गुजर रहा। तो करंट नहीं गुजर रहा तो हटा दो इसको, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, फेंक दो, इसको हटाकर फेंक दो। तो ये R1 R2 आपस में दोनों सीरीज, ये R3 और R4 आपस में दोनों सीरीज, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे बड़ा वैसे का। ठीक है, मेरे ख्याल से इस बात का समझ गए। फिर हम बड़े आराम से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से निकाल सकते हैं। समझ गए इस बात को? व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा? जब दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। फिर बीच वाले में से करंट जाएगा नहीं तो इसको तो हटाई दो, क्या मतलब इसका? फिर ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल और आर इक्विवेलेंट हमारा बड़े आराम से आ जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज पर जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है बड़ा, उसका नाम है मीटर ब्रिज। मैं उसको थोड़ा सा है ना ऐसे फटाफट बता रहा हूं बेटा, फटाफट बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें क्या होता है कि बड़ा एक तो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो लेट से नोन है। एक दूसरा रेजिस्टेंस होता, सॉरी ना, ये पहला लेट से अननोन है। दूसरा रेजिस्टेंस जो होता है वो बेटा मेरे पास ऐसे नोन होता है। ठीक है, ये बेटा मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है जो करंट को ऐसे डिटेक्ट वगैरह करता है। ठीक, अब नीचे क्या करता है कि एक है ना दूसरा सर्किट रखते हैं ऐसे, जिसके अंदर ऐसे पूरा का पूरा एक तार होता है, 1 मीटर उसकी लंबाई होती है और उसके अंदर ऐसे करंट वगैरह अपन फ्लो करा रहे होते हैं, करंट वगैरह। ये जो तार होता है ये यूनिफॉर्म वायर होता है। ये गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, ये बड़ा ऐसे लगातार इस तार पर मूव करता रहता है, मूव करता रहता है, मूव करता रहता है। जो ये पॉइंट है ना जो टच कर रहा होता है उसको हम जॉकी कहते हैं। ठीक है, ये जो तार है बड़ा इसकी लंबाई अक्सर 100 सेंटीमीटर होती है, मतलब बड़ा 1 मीटर होती है, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज भी है। ठीक है, हालांकि लेंथ कुछ और हो जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब एक काम करो, इस जॉकी को लगातार मूव कराते रहो, कराते रहो, कराते रहो, कराते रहो, कराते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो गैल्वेनोमीटर है ना ये कहेगा कि मेरे में से कोई करंट नहीं गुजर रहा, और मेरे में से कोई करंट नहीं गुजर रहा। इस पॉइंट को बड़ा हम बोल देंगे नल पॉइंट या फिर बैलेंसिंग पॉइंट, या फिर बैलेंसिंग पॉइंट। अब तुम तो सिर्फ और सिर्फ ये लंबाई मेजर कर लो। ये वाली लेंथ आ गई आपके पास L सेंटीमीटर्स। अगर ये वाली लेंथ अगर आपके पास L सेंटीमीटर्स आ गई तो ये वाली लेंथ आपके पास आ गई 100 माइनस L सेंटीमीटर्स। अभी बिल्कुल हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज तो हो गया। ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5। R5 में से करंट नहीं गुजर रहा, ये गैल्वेनोमीटर कंफर्म कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया है। इट मींस दैट दिस रेजिस्टेंस इनटू दिस लेंथ शुड बी इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस इनटू दिस लेंथ। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि x मल्टीप्लाइड बाय इस तार का रेजिस्टेंस, बड़ा इस तार का रेजिस्टेंस होगा रो, इसकी लंबाई अपॉन एरिया शुड बी इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस इनटू दिस, दैट इज इक्वल्स टू r इनटू इसका रेजिस्टेंस रो, इसकी लंबाई अपॉन एरिया। बेटा ये रो ए तो आपका कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया x इज इक्वल्स टू आर एल अपॉन 100 माइनस एल।
एल बेटा आप मेजर कर चुके हो, आर बेटा आपको पहले से पता है। मेरे लिए ऐसा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक तरीके से मैंने ये प्रूव कर दिया कि दिस रेजिस्टेंस इनटू दिस लेंथ इज इक्वल्स टू दिस रेजिस्टेंस इनटू दिस लेंथ। अब ठीक है, बात कम तरह वो रो अपॉन ए कैंसिल हो गया। तो जो मीटर ब्रिज है ये अपने आप में एक तरीके से हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, कोई नई चीज नहीं। ठीक है बच्चों, ये वाली बात समझ आ गई। आगे चलते हैं। कई बार ना सेल्स भी सीरीज और पैरेलल के अंदर हो सकते हैं। जैसे मान लो कि सेल्स जो है वो सीरीज में, तो ऐसे सीधे ही जोड़ लिया करो। जैसे मान लो बेटा ये एक बैटरी है ईएमएफ E1, ये बैटरी है ईएमएफ E2, ये बड़ा बैटरी है ईएमएफ है E3, ये E1, ये E2, ये E3। तो इन तीनों बैटरीज को तुम एक इकलौती बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो, और जिस बैटरी से तुम रिप्लेस करोगे उसके ईएमएफ को सीधे लिख दो कि उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3। सिंपल। अगर एक की भी पोलरिटी उल्टी है ना तो उसको माइनस लिख देना। जैसे मान लो कि ये उल्टा लगा दिया तो यहाँ माइनस लगा देना, ठीक है। और ऐसे ही पैरेलल में भी फॉर्मूला है। हालांकि पैरेलल वाला जो फॉर्मूला है वो शायद कभी काम आए नहीं, बट फिर भी जान सकते हो। जैसे मान लो 3 सेल है, ऐसे मैं सेम साइड में पोलरिटी रख रहा हूं, ऐसे EMF E1 रेजिस्टेंस R1, EMF E2 रेजिस्टेंस R2, EMF E3 रेजिस्टेंस R3। तो हम इन तीनों को ना एक इकलौती बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। जिस इकलौती बैटरी से हम इसको रिप्लेस करेंगे उसका EMF आएगा E इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस आएगा R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट तो आप ऐसे लिख दिया करो कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला थोड़ा सा टफ है बेटा। E इक्विवेलेंट होगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से हमारा सारा का सारा काम बड़े आराम से चल जाएगा, ठीक है। हालांकि इस पर कोई आज तक सवाल नहीं पूछा, बट फिर बेटा ठीक है, मुझे बताने में बड़ी मुश्किल से 2-1 मिनट लगी होंगी। अब इस पर डायरेक्ट इस फॉर्मूले कोई सवाल आ गया तो ऑब्वियस बात है से तो बन ही जाएगा, सिर्फ वैल्यूज पटकनी है और कुछ नहीं करना। एक भी सेल अगर उल्टा लगा रखा होगा तो यहाँ माइनस लगा देना, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज कुछ बड़ा बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे हमने मीटर ब्रिज तो देख लिया, एक बड़ा आपका बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है ये इसका एक नाम और है, इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोमीटर, क्योंकि ये करंट मेजर कर सकता है, लेकिन इसकी करंट मेजर करने की लिमिट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा करंट ये मेजर कर पाता है। ये गैल्वेनोमीटर जो मैक्सिमम करंट मेजर कर पाता है बेटा उसको हम IG कहते हैं। मतलब लिखते IG है, बोलते तो हम इसको करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, इसे हम बोलते हैं करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। जैसे मान लो बेटा आपके पास ये गैल्वेनोमीटर है, अगर मैंने कोई करंट नहीं भेजा तो बेटा जो नीडल होगी वो ऐसे होगी। अब जैसे बेटा तुमने करंट भेजा, मान लो आपने बेटा करंट भेजा ऐसे ऐसे, तो नीडल हो जाएगी ऐसे। जितना ज़्यादा करंट होगा डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। करंट की वैल्यू जब IG हो जाएगी उस टाइम पर डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक तरीके से गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर से ही आपके अमीटर और वोल्टमीटर बनते हैं। अमीटर को लेके आपको 2 बातें याद रखनी बेटा, बेसिक 2 बातें याद रखती है। बनता कैसे है और लगता कैसे है। बनता कैसे और लगता कैसे। जो आपका गैल्वेनोमीटर है ना, जिसका रेजिस्टेंस मैं एक बार के लिए RG मान लेता हूं, इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दो, जिसके रेजिस्टेंस को मैं S बोल दूंगा, और बेटा इस रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं शंट। ये जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं अमीटर। तो कोई तुमसे पूछे मीटर कैसे बनता है तो क्या बोलोगे कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल के अंदर हम शंट लगा देंगे, ठीक है। जो आपका अमीटर है वो सर्किट में आप ऐसे दिखा सकते हो, ए।
कोई अगर मुझसे पूछे कि इस अमीटर का रेजिस्टेंस क्या है तो बोल देना कि सर ये तो गैल्वेनोमीटर से और शंट से मिलकर बना है और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो अमीटर का रेजिस्टेंस आएगा Rg इंटू एस अपॉन Rg प्लस एस। अक्सर बेटा शंट की जो वैल्यू होती है ना वो बहुत छोटी रखते हैं। अगर शंट की वैल्यू बेटा अगर बहुत छोटी हुई तो आप बेटा ये जो Rg प्लस एस है ना इसको आप Rg लिख सकते हो, Rg से Rg कैंसिल हो जाएगा और अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो शंट के रेजिस्टेंस के ही बराबर आ जाएगा अगर शंट का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से बहुत छोटा हुआ तो। और हम चाहेंगे कि भी अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो छोटे से छोटा हो। ठीक है, एक बात है बेटा, अब इस अमीटर को लगाएंगे कैसे? अमीटर को हमेशा हम सीरीज में लगाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास इस तरह कोई सर्किट है, इस तरह का कोई सर्किट है, इस सर्किट में मुझे करंट मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा कि इस सर्किट को काटूंगा और इसके अंदर बीच में ऐसे अमीटर सेट कर दूंगा, अमीटर सेट कर दूंगा। अब जो करंट गुजरेगा अमीटर में से वही करंट गुजरेगा पूरे पूरे सर्किट में से, तो अमीटर बड़े आराम से पूरे के पूरे सर्किट के अंदर अच्छे से करंट को मेजर कर लेगा। तो दो मेन बातें हैं, अमीटर बनता कैसे और अमीटर लगता कैसे। बनता कैसे, गैल्वेनोमीटर के साथ शंट लगा दिया करो, छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया करो। अगर शंट का रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा हुआ तो उस केस में आप कह सकते हो कि जो शंट का रेजिस्टेंस है वही हमारे अमीटर का रेजिस्टेंस है। अगर बड़ा शंट का रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर कंपेरेबल हुआ तो अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बड़ा ऑब्वियसली आ जाएगा Rg इंटू एस अपॉन Rg प्लस एस, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से पैरेलल है। अमीटर लगेगा कैसे? हमेशा सर्किट के सीरीज में हम लगाएंगे। दैट इज द प्रॉपर वे टू अप्लाई योर रेजिस्टेंस, सॉरी टू अप्लाई अमीटर। इसी तरह से हमारा दूसरा है बेटा, दैट इज वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का बेसिक काम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, अमीटर का बेसिक काम बेटा आपका करंट मेजर करना था। सर पहली बात, वोल्टमीटर बनेगा कैसे? मैं क्या करूंगा कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर था ना उसके साथ एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस लगा दूंगा सीरीज में, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस लगा दूंगा सीरीज में। तो ये जो अरेंजमेंट है ये आपका वोल्टमीटर है। अगर आप बताना चाहो तो आप ऐसे बता देना कि ये रहा हमारा वोल्ट मीटर, ऐसे वी से आप इसको ऐसे बता देना, वोल्ट मीटर वी से। ठीक है ना, वोल्ट मीटर बता देना इस तरह से वी से। और रेजिस्टेंस जितना हाई होगा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी उतना ही हाई होगा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा, ये दोनों आपस में सीरीज में है तो इट विल बी Rg प्लस आर। अक्सर बड़ा आर बहुत बड़ा होता है Rg के सामने, तो हम इसको रफली आर के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है सर, ये वोल्टमीटर लगता है कैसे? बेटा वोल्टमीटर लगता है हमेशा उन दोनों पॉइंट्स के पैरेलल जिन दोनों पॉइंट के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है। जैसे मान लो कि बेटा कोई आपके पास इस तरह का सर्किट है कोई इस तरह का सर्किट, मेरे पास ये कोई पॉइंट है ए, मेरे पास बेटा ये कोई पॉइंट है बी। मुझे इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। अगर मुझे ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मैं ए और बी पॉइंट के बीच में, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, हाँ मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में ऐसे एक वोल्टमीटर लगा दूंगा, ऐसे वोल्टमीटर लगा दूंगा। तो अब जो वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ए और बी के अक्रॉस होगा। तो बड़े आराम से वोल्टमीटर जो है वो ए और बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर देगा। देन आप ये जरूर कहोगे कि सर वोल्टमीटर लगाने से एक फर्क पड़ेगा कि पहले जितना करंट सर्किट में जा रहा था ना अब उससे कम जाएगा, क्योंकि कुछ करंट तो वोल्टमीटर से भी गुजरेगा। सही बात है, मैं चाहूंगा कि वोल्टमीटर लगाने से सर्किट में कम से कम फर्क पड़े, तभी तो रीडिंग एक्यूरेट आएगी। तो मैं चाहूंगा कि कम से कम करंट वोल्टमीटर में से गुजरे, तो मैं चाहूंगा कि कम से कम करंट अगर वोल्टमीटर में से अगर गुजरे तो ऑब्वियस बात है कि मैं चाहूंगा कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वोल्टमीटर का तो करंट कम से कम गुजरेगा। तो ये बात आप याद रख सकते हो कि आइडियल अगर आपका वोल्टमीटर है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा बेटा वो इनफाइनाइट होगा। हमारा जो आइडियल अमीटर था उसका रेजिस्टेंस बेटा टेंडिंग टुवर्ड जीरो था। आइडियल अमीटर जो था उसका रेजिस्टेंस टेंडिंग टुवर्ड जीरो था। उसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो सर्किट के रेजिस्टेंस को उतना ही कम चेंज करेगा, जितना कम चेंज करेगा रीडिंग उतनी ही ऑफ कोर्स एक्यूरेट आएगी। तो अमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा, और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम करने के लिए हम छोटे से छोटा शंट लगाएंगे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल, और
वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाएंगे रेजिस्टेंस बड़े से बड़ा। ठीक है बेटा, ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज बेटा एक छोटा सा पॉइंट और, दैट इज पोटेंशियोमीटर। क्या अरेंजमेंट है बेटा सुनना। हमारे पास ऐसे एक बैटरी होगी जिसको हम ड्राइवर सेल कहेंगे, बड़ा इसका ईएमएफ होगा लेट से ईडी, और हमारे पास ऐसे एक तार होगा, ऐसे बड़ा एक तार होगा जिसको हम पोटेंशियोमीटर वायर कहेंगे। पोटेंशियोमीटर वायर कहेंगे। लेट से इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस जो है ये आपके पास आर है, और इसकी जो लंबाई है बेटा लेट से आपके पास वो एल है, कैपिटल एल है। ये बेटा कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी है लेट से ऐसे। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज पोटेंशियोमीटर। आराम से सुनना। सर्किट में करंट जाएगा ऐसे, ये मेरे पास पॉइंट है ए, ये बड़ा मेरे पास कोई ना कोई पॉइंट है बी। करंट की जो वैल्यू होगी बड़ा वो होगी ऑफ कोर्स ड्राइवर सेल का ईएमएफ कितना है डिवाइड बाय रेजिस्टेंस आर उसका और आर उसका, तो ये ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बड़ा वो होगा वी ए माइनस वी बी विल बी आई इंटू आर, क्योंकि यहां से तक का रेजिस्टेंस आपके पास आर है, तो दैट विल बी ई डी अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। ये बड़ा आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी पॉइंट के बीच में। कोई अगर आपसे पूछ ले कि पोटेंशियोमीटर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर कर सकता है, तो बोल देना कि सर वही मेजर कर सकता है जो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कभी पोटेंशियोमीटर मेजर नहीं कर पाएगा। इस बात पे सवाल आ सकता है। यहां पर एक टर्म डिफाइन करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी अपॉन पूरी लंबाई, पूरी लेंथ, तो बेटा मेरे पास ये आएगा ई डी इंटू आर अपॉन आर प्लस आर इंटू एल। ये बेटा हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है। सर एक काम क्या आता है अपना पोटेंशियोमीटर, देखो यार मान लो कि ये कोई डब्बा है और इस डब्बे के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ठीक है। तो इस डब्बे का जो हायर पोटेंशियल होगा ना उसको तो तुम ऐसे जोड़ दो ए से, और जो इस डब्बे पर जो लोअर पोटेंशियल होगा ना उसको एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू ऐसे पोटेंशियोमीटर वायर पे मूव कराओ मूव कराओ मूव कराओ। कभी ना कभी क्या होगा, कभी ना कभी क्या होगा कि कोई लेंथ ऐसी आएगी जब गैल्वेनोमीटर में से करंट गुजरने वाला जीरो हो जाएगा। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाला करंट जीरो हो जाए, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे बेटा, वही नाम नल पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट। इस लेंथ को हम बोल देंगे बैलेंसिंग लेंथ। अब कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से तक वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां से तक। मान लीजिए बेटा यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस है V जो मुझे मेजर करना है, इट विल बी इक्वल टू यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा यहां से तक के पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकता हूं x इंटू एल। अरे x क्या था, x था पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से है बेटा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां, तो बड़े आराम से उसको उठा के यहां रख दूंगा, थोड़ा बड़े आराम से मेरा सारा सारा काम बन जाएगा। तो इस तरह से कंपैरिजन करके मैं बड़े आराम से सारा सारा काम निपटा सकता हूं। ठीक है बेटा, आई रियली होप सारा का सारा मामला आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक छोटा सा काम और करना बेटा, NCERT के अंदर एक कलर कोडिंग दे रखी होगी, ठीक है। उसको जब भी टाइम मिले बेटा याद कर लेना, ठीक है। उस पर भी सवाल आ सकता है, लेकिन बेटा उसमें सिर्फ और सिर्फ कलर कोडिंग याद करने से हमारा सारा सारा काम बन जाएगा, ठीक है। मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आसान है, और इसका सवाल तो सही होना ही चाहिए, ठीक है। आपको फिर भी है ना खूब सारी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, आप सारे सारे सवाल ज़रूर करें, खुशी खुशी खूब सारी पढ़ाई करें, पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।